नमस्कार। आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। अष्टांग हृदय हम लोग पढ़ रहे थे और अष्टांग हृदय में हम लोगों ने प्रथम चैप्टर का सूत्रस्थान पहला अध्याय का आयुष्कामी अध्याय जो है उसका 18 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया था। 19वें श्लोक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो क्या है? रोग आरोग्य का कारण। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप ये जान लीजिए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन क्या रहता है? रोग आरोग्य का कारण क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए। इसके साथ जो श्लोक है आपको याद करना, श्लोक देखिए क्या है। श्लोक भी आपको याद करना पड़ेगा, बिना श्लोक के काम नहीं चलने वाला। श्लोक है कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकः सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। तो यहाँ पे आचार्य क्या बता रहे हैं कि किन चीज़ों से आप रोगग्रस्त हो जाते हैं और किन कारणों से जो है आप स्वस्थ रहते हैं। तो उसका उन्होंने डिफाइन करते हुए बोला कि कालार्थ कर्मणा, काल, अर्थ और कर्म, तीन चीज़ें ली। क्या लिया? पहला क्या लिया है? काल, दूसरा अर्थ, तीसरा क्या है? कर्म। इन तीनों के क्या? हीन योग, मिथ्यायोग, अति योग, यदि ये ऐसा होता है तो रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और इन्हीं काल, अर्थ और कर्म का यदि सम्यक योग होगा तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो कारणों के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से इन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि काल, अर्थ और कर्म के हीन, मिथ्या, अति योग होने से ही क्या होता है? रोग उत्पन्न होते हैं। और जब यह सम्यक योगस्य, जब यह सम्यक रहता है तो क्या होता है? आपको आरोग्य प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका विमर्श में हम देखते हैं काल का क्या अर्थ है। आयुर्वेद की दृष्टि में काल जो है वह आप तीन प्रकार से आप देख सकते हैं। आप उसको मैं आपको बता रहा, देखिए। आयुर्वेद की दृष्टि से काल जो है तीन प्रकार का होता है। इसी को मौसम या कहते हैं, जो आप जनरली आप जानते हैं। तो काल का विभाजन जो अभी तक आप समझ रहे हैं वो क्या है? शीतकाल, उष्णकाल, वर्षा काल। तो ऐसा दिया हुआ है। तो लेकिन अभी आपको चूंकि इसके बारे में आगे अभी ऋतुचर्या आपने नहीं पढ़ी है, इसलिए यहाँ पे आपको सामान्य शब्दों में बताया जा रहा है ताकि आप उसको समझ पाएँ। वैसे काल के हम विभाजन करेंगे तो काल दो प्रकार का हो जाएगा। एक होता है ऋतु विभाग और एक होता है जो है व्याधि की दृष्टि से। तो ऋतुओं में क्या होता है, चूंकि अभी अब 6 ऋतुएं आपको पढ़ाई नहीं, इसलिए आचार्य ने यहाँ पे उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, मतलब विमर्श में। लेकिन वास्तविकता क्या होती है? आयुर्वेद में कुल 6 ऋतुएं होती हैं। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत में अलग अलग ऋतुओं के लक्षण होते हैं, जो कि आगे के चैप्टर्स में आपको पढ़ना है। ठीक। तो यदि आप इतना समझिए कि जैसे मान लीजिए हेमंत या ग्रीष्म ऋतु अभी चल रही, ग्रीष्म ऋतु का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा आपका? इसका हीन, मिथ्या और अति योग जो होगा रोग उत्पन्न करने वाला होगा। हीन क्या कहने का अर्थ क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु में हीन का मतलब यह होगा कि कम गर्मी पड़ रही है। ठीक। अति का मतलब क्या होगा? कि बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, जितना पड़ना चाहिए उससे भी ज़्यादा पड़ रही है। और मिथ्या योग क्या कहलाएगा? जैसे गर्मी की ऋतु है लेकिन इसी में बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर ठंड आपको लग रही है, तो ये हो गया आपका मिथ्या योग। ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि इसी तरह से आप सभी ऋतुओं में कर सकते। ठंडी है, ठंडी में बहुत अधिक ठंडी पड़ना तो अति योग कहलाएगा, कम ठंडी पड़ना हीन योग कहलाएगा, ठंडी में गर्मी पड़ने लगे तो क्या कहलाएगा? आपका मिथ्या योग कहलाएगा। ठीक। अभी आप काल को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपको एग्जाम आते तक आपको 6 ऋतुओं के बारे में ज्ञान हो जाता है। अब आता है अर्थ। अर्थ में क्या होता है? आपने इंद्रियों के बारे में सुना होगा। तो इंद्रियों के अर्थ होते हैं। तो इंद्रियों के अर्थ क्या होते हैं? 5 इंद्रियां होती हैं, उसके अनुसार क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो उन जैसे मान लीजिए कि आप नेत्र का क्या है अर्थ? क्या है? रूप है, तो यानी देखना है। तो जैसे आप ये मोबाइल देख रहे हैं या लैपटॉप से पढ़ रहे होंगे आप, तो अगर इसे आप बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में देख रहे हैं तो अति योग हो गया। बहुत कम लाइट में देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हीन योग हो जाएगा। ठीक। और अगर जो नहीं देखना चाहिए वो चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मिथ्या योग हो जाएगा। इसी तरह से सुनने में भी आप कर सकते हैं कि जिन चीज़ों जो आपके कर्ण का जो अर्थ है वो शब्द है, तो जो शब्द आपको सुनना चाहिए, यानी श्लोक वगैरह आप याद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? वो समयोग में जाएगा। लेकिन उसी श्लोकों को बहुत तेज स्वर में सुन रहे हैं
तो क्या हो जाएगा, अति योग हो जाएगा। बहुत कम स्वर में सुन रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, हीन योग हो जाएगा। और श्लोक नहीं याद करके कुछ और ही पढ़ रहे हैं, यानी आप बीएमएस के स्टूडेंट हैं और इसके अलावा कुछ और भी विषय पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिथ्या योग हो जाएगा। या सुन रहे हैं, तो यही चीज़ें अर्थ में आती हैं। ये फिर पांचों इंद्रियों में आप इसको लागू कर सकते हैं। फिर आता है कर्म का। कर्म का क्या होता है, वाणी मन और शरीर, यानी तीनों से जो प्रवृत्ति या चेष्टा होती है वह कर्म कहलाती है। ठीक, कर्म में भी क्या हो सकता है, हीन मिथ्या अति हो सकता है, वो जाहिर सी बात है। इसमें भी आप जो काम कर रहे हैं, अति काम कर रहे हैं तो अति कहलाएगा, और उस कार्य को पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं तो हीन कहलाएगा, और अगर मान लीजिए कि जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं तो मिथ्या कहलाएगा। ठीक, तो ये जनरली आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, रोग आरोग्य का कारण लिखिए। जब लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो ये श्लोक तो आपको लिखना ही होगा। कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्याति मात्र का सम्यक योग्य से विज्ञो रोग आरोग्य कारणम। इसको लिखने के बाद इस डायरेक्ट आप मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग लिखने के बाद आपको एक एक को समझाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो दो दो ऋतुओं के बारे में बता दिया कि गर्मी में ऐसा हो गया, ठंडी में ऐसा हो गया, वर्षा में ऐसी हो गई। फिर रूप और रस में से किसी का एग्जाम्पल दे के बता दिया। इसी तरह कर्म को एग्जाम्पल दे के बता दिया। ऐसा आप लिखेंगे तब आपका आंसर कंप्लीट होता है। इसलिए इसको इंपॉर्टेंट रूप से फर्स्ट ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो उसको याद रखिएगा। ठीक, अगर पूछा जाता है रोग आरोग्य का कारण क्या है तो आपको बताना है, सीधे इसी श्लोक में आंसर है, काल अर्थ और कर्म का हीन मिथ्या अति योग ही रोग आरोग्य का कारण होता है। सम्यक योग क्या होगा, जब सब कुछ मिथ्या, जब सब कुछ सही से चलेगा तो क्या होगा, ठंडी में प्रॉपर ठंडी पड़ेगी, गर्मी में प्रॉपर गर्मी पड़ेगी, जो भी ऋतु के लक्षण होते हैं तो सम्यक योग कहलाएगा। तो उसमें क्या होगा, आपके आरोग्य की वृद्धि होगी। ठीक, अब आता है क्वेश्चन रोग आरोग्य का कारण या रोग आरोग्य में भेद। तो कभी भी एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन क्या आया है, रोग आरोग्य का कारण और रोग आरोग्य में भेद, तो या परिभाषा, तो दोनों में अंतर है, सही समझ के आंसर करिएगा। तो आंसर क्या आएगा इसमें, रोगस्तु दोष वैषम्य, वात पित्त कफ दोषों की वैषम्यता, यानी कि सम या विषम हो जाना, यानी कम हो जाना, अधिक हो जाना रोग उत्पन्न करेगा। दोष साम्यम आरोग्यता, एक कोटेशन बहुत सुंदर, इसको याद करके रखिएगा कि दोषों का साम्यावस्था क्या है, आरोग्य है, और या रोग कहलाता है। और दोषों की दोष अगर वैषम्य है तो रोग उत्पन्न होगा, और दोष अगर साम्य है तो आरोग्यता देता है। तो कोटेशन बहुत ईजी है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता। ठीक, अब आता है इंपॉर्टेंट रोगों के भेद। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, रोगों के भेद बताइए, टिप्पणी लिखी जाती है। तो निज आगंतुक विभागेन तत्व रोगा द्विधा स्मृता। सामान्य रूप से रोग दो प्रकार के बताए गए हैं, पहला निज, दूसरा आगंतुक। निज क्या होगा, यानी कि जो शरीर के भीतरी कारणों से होने वाले रोग होंगे वह निज कहलाएंगे। आगंतुक होगा जो बाहर से आता है, जिसमें कोई चोट चपेट आपको लगे, कोई बाहर का कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो, उसकी वजह से हो रहा है, पॉजिटिव फैक्टर हो, तो वह आगंतुक कहलाएगा। तो याद रखिएगा, दो तरह के रोग होते हैं, निज मतलब स्वयं के, और आगंतुक मतलब जो बाहर से आने वाले। ठीक, अब आता है रोगों का अधिष्ठान। ये शॉर्ट नोट है, ये आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है। रोगों का अधिष्ठान क्या है, तेसाम काय मनोभेदा अधिष्ठानम अपि द्विधा। रोग के अधिष्ठान दो होते हैं, पहला होगा काय यानी शारीरिक रोग, दूसरा क्या होगा, मन यानी कि मानसिक रोग। ठीक, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को नहीं, आप याद रखिएगा इसको। अब शारीरिक रोग उत्पन्न करने वाले क्या होंगे, वात पित्त कफ होंगे, और मानसिक रोग उत्पन्न करने वाले रज और तम। फिर आता है मानसिक दोषों का परिचय, इसी के नीचे दिया हुआ है, रजस तमस मनसो द्वैच दोषा उदाहृतो, यानी मन के दो दोष होते हैं, पहला रज और दूसरा तम। ठीक, अब गुण तो वैसे तीन होते हैं, सत्व रज और तम। तो इसमें आप ये जानिए कि आपका जो है सत्व को दोष नहीं माना जाता है, और रज और तम को जो है दोष माना जाता है। ठीक, तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक, अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट रोगी परीक्षा। तो दो शब्द इसके, रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। आप देखिए, सबसे पहले क्या आता है, रोग परीक्षा, मतलब रोगी की परीक्षा। आप पेशेंट का एग्जामिन कर रहे हैं, तो पेशेंट एग्जामिन कैसे करेंगे, दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न परिच्छेद च रोगीडम। कोई भी रोगी आएगा तो आप उसको देखेंगे, स्पर्श करेंगे, और रोग संबंधी विविध प्रश्न पूछेंगे, यानी क्वेश्चन के द्वारा उस रोग को पहचानने का प्रयास करेंगे। तो कहने का मतलब है दर्शन स्पर्शनम प्रश्न
परिच्छेच और रोगिणम। ये श्लोक याद करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शन, देखना, स्पर्श करना और प्रश्न पूछना, इन 3 विधियों से हम क्या करते हैं, रोगी की परीक्षा करते हैं, यानी पेशेंट की परीक्षा करते हैं। ठीक, अब इसमें कैसे करेंगे, दर्शन करने का मतलब क्या है कि दर्शन करने में बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर ये इस स्पर्शन में मतलब टच करके भी देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ों की एग्जामिनेशन जो होता है टच करके भी होता है, और क्वेश्चनरी तो है ही है। क्वेश्चन आपको, चूँकि अभी आप रोग निदान के बारे में उतना नहीं जानते हैं, रोग का निदान कैसे किया जाता है, तो उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं, बस इतना आप समझिए कि दर्शन, स्पर्शम, प्रश्नम, इन 3 चीज़ों के द्वारा हम रोगी की परीक्षा करते हैं। इसी के साथ जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे थर्मामीटर दिया, स्टेथोस्कोप दिया, एक्सरे दिया, कार्डियोग्राम दिया, ये सब क्या है, ये सब रोगी की परीक्षा के विविध प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके द्वारा आप करते हैं। अब आता है रोग की परीक्षा। तो आपको बेसिकली इन दोनों में अंतर हमेशा पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन रोगी की परीक्षा है तो दर्शन, स्पर्शनम, प्रश्न है। तो दर्शन में आप क्या क्या करेंगे, मतलब डिटेल में अगर है तो दर्शन में क्या क्या करेंगे, उसका वर्ण कैसा है, कलर कैसा है, उसको आप टच करके देखेंगे तो उसमें देखेंगे गर्मी है, ठंडा है, किस तरह का है, पेन है, नहीं है। प्रश्न के द्वारा पूछेंगे कब क्या खाया था, क्यों बीमार पड़ा है, ये सब चीज़ें आप इसी को एक्सलेट करके आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा रोग की परीक्षा। तो रोग की परीक्षा में क्या होता है, निदान पंचक लिखना होता है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, निदान पंचक क्या होते हैं, रोगम निदान प्राग रूपम लक्षणों उपसय आपति भी। कहने का मतलब निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपसय और संप्राप्ति नामक रोग, इन 5 चीज़ों के द्वारा हम रोग ज्ञान के उपाय या रोग की परीक्षा करनी चाहिए। ठीक, तो इसी में आपके निदान में इसका डिटेल दिया हुआ है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि हम थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे निदान, निदान क्या होता है, रोग के कारण होते हैं। पूर्व रूप क्या होता है, हर बीमारी उत्पन्न होने से पहले कुछ लक्षणों को प्रदर्शित करती है, उसका पूर्व रूप कहलाता है। लक्षण क्या होता है, जब रोग अपने संपूर्ण लक्षणों के साथ उपस्थित होती है तो उसको हम लक्षण कहते हैं। उपसय, उपसय क्या होता है कि औषध अन्य विहार का जो प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा व्याधि को विभेद किया जाता है, तो वो उपसय कहलाता है, यानी सुखावा प्रयोग जो होता है उपसय कहलाता है। और संप्राप्ति क्या होती है, निदान से लेकर के व्याधि उत्पत्ति तक की पूरी योजना को हम लोग संप्राप्ति बोलते हैं। ठीक, तो इस पर और डिटेल लेक्चर मैं रोग निदान वाले में बना दूंगा ताकि आप जो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आता है आपका भूमि देश, यानी देश का वर्णन है। तो देश का वर्णन, यहाँ 2 तरह का देश होता है, एक भूमि देश होता है, एक देह देश होता है। तो भूमि यहाँ पे 3 प्रकार की बताई गई, ये श्लोक याद कर लीजिएगा। जांगलम वात भूयिष्ठम, अनुपम तु कपोलबणम, साधारणम समतलम द्विधा भूदेशम आदि से। यानी 3 प्रकार के होते हैं जो जमीन होती है, यानी देश होता है, भूमि देश जो होता है। जांगल देश, जहाँ हवा अधिक चलती है। आनूप मतलब जहाँ पे कफ दोष की प्रधानता रहती है। अनुपम तो कफोलबणम, जहाँ कफ की अधिकता होगी। और साधारण क्या होगा कि जहाँ पे तीनों दो समान अवस्था में रहेंगे। तो ये थोड़ा सा इजी है, आप इसको देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ, अच्छा एग्जाम्पल में आप देखना चाहेंगे तो इसमें जांगल देश कैसा होता है, जैसे जो रूखा सूखा जो मरुस्थल होता है उसको हम जांगलम बोलते हैं। अनूप क्या होता है, जहाँ पे पर्वत है, जल है, उस तरह के हैं, तो ऐसे असम असम वगैरह का दिया है। ठीक, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। साधारण जहाँ होता है, जहाँ उत्तर प्रदेश वगैरह है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, तो ऐसा होता है। ठीक, अब आता है काल के भेद। तो काल के भेद, आयुर्वेद में काल बेसिकली 2 प्रकार का माना जाता है। पहला है क्षण, यानी प्रातःकाल, सायंकाल, ये वाला। दूसरा क्या होता है, रोग की अवस्था। तो यानी कि रोग किस अवस्था में है उसको भी काल कहा जाता है। तो 2 प्रकार का हो गया, एक जो संवत्सर आदि है, यानी कि कौन सा समय चल रहा है, ठंडी, गर्मी, बरसात या शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इस तरह का हो गया। और रोग की अवस्था हो गई, तो रोग की अवस्था में रोग नया है, पुराना है, किस खंड में है, पूर्व रूप में है कि अपना संप्राप्ति में है, वो रोग की अवस्था कहलाती है। तो काल के भेद इस प्रकार से 2 प्रकार से बताए गए। ठीक, अगर सामान्य रूप से समझना चाहेंगे तो ये अष्टांग उसमें पदार्थ विज्ञान में आपके काल के बारे में दिया हुआ है। कुछ चीज़ें आप याद करके चलिए, जैसे मुहूर्त क्या होता है, वह 48 मिनट का समय होता है। अहोरात्रि मतलब क्या होता है, आपका 24 घंटे का समय होता है, 1 दिन 1 रात। पक्ष 15 दिन का होता है, मास 30 दिन का होता है, ऋतु 2 माह का होता है, अयन 6 माह का होता है, उत्तरायण दक्षिणायन।
और 12 मास का वर्ष होता है। तो ये जनरली आप थोड़ा बहुत आइडिया लेके चलिए और याद किस कहाँ से करेंगे, पदार्थ विज्ञान से। अब आता है आपका औसत के भेद, ये भी इंपॉर्टेंट है। औसत कितने प्रकार की होती है? तो औसत बेसिकली 2 प्रकार की होती है, शोधनम समनम चैति समाज औषधम द्विधा, यानी कि शोधन और समन। तो शोधन का मतलब क्या होता है? आयुर्वेद में पंचकर्म जो होता है उसमें शोधक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जो दोषों को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। तो पंचकर्म बुमन विरेचन बस्ती ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके द्वारा दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं। समन में क्या होता है? समन में सप्रेस करना का मतलब होता है, जो उभरे हुए दोष हैं उनको औषधियों के द्वारा हम लोग शांत कर देते हैं। तो जब भी कोई मेडिसिन हम यूज करते हैं तो 2 प्रकार की होती है, एक शोधन होती है, एक समन होती है। ठीक, हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करना है ये कि शारीरिक दोषों की चिकित्सा और मानसिक दोषों की चिकित्सा, ये 2 श्लोक है। इसमें से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, आपको याद होना चाहिए अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। पीजी में भी क्वेश्चन आता है इससे। तो याद कैसे होगा? सबसे पहले आप श्लोक याद करेंगे। श्लोक क्या कहता है? शरीर जनाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम, यानी शरीर में जो दोष होते हैं उनकी मैं परम औषधि बता रहा हूँ। शरीर में दोष कौन से होते हैं? वात पित्त कफ हमको पता है, क्योंकि आचार्य का जो लिखने की लेखन शैली है उसमें वो क्या करते हैं, वात पित्त कफ का बार बार प्रयोग नहीं करते हैं। आपको पहले ही पता है वात पित्त कफ 3 होते हैं, वही शरीर के हमारे दोष हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे, क्रम से बस्ती विरेको वमनम। तो इसको याद करिए, बस्ती विरेको वमनम। तो 3 चीजें हुई। तो बस्ती किसके लिए करेंगे? वात दोष के लिए। विरेचन किसके लिए कराएंगे? पित्त दोष के लिए। वमन किसके कराएंगे? कफ के लिए। उसके बाद तथा तैलम घृतम मधु। तो अगर वात समन करना है, जैसे समन शोधन की बात है, समन करना है तो तैल के द्वारा वात का समन, घृत के द्वारा पित्त का समन और मधु के द्वारा क्या होता है, कफ का समन किया जाता है। ठीक, तो इन्होंने औषध बताई शोधन समन, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल बताया। और चूंकि परम औषध शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ पे क्या प्रयोग किया है? परम औषध। तो परम औषध का मतलब हो गया कि एक्सीलेंट है, मतलब ये इसमें बेस्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद करना पड़ेगा कि वात के लिए क्या है? बस्ती बेस्ट है। पित्त के लिए क्या है? विरेचन बेस्ट है। और कफ के लिए वमन बेस्ट है। इसी तरह से अगर हम समन औषधि की बात करेंगे तो वात के लिए तेल बेस्ट है। और घृत के लिए क्या है? घृत हम प्रयोग करेंगे तो पित्त के लिए बेस्ट है। और मधु का प्रयोग हम कफ का समन करने के लिए करते हैं। ठीक, संक्षिप्त रूप से चिकित्सा बता दी गई। इसी के साथ अब आता है आपका मानसिक दोषों की चिकित्सा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लोग याद करिएगा। धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनो औषधम परम। ठीक, देखिए परम शब्द का प्रयोग किया गया, परम औषध यहाँ भी, परम शब्द यहाँ भी। तो परम का मतलब श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपको याद करना है। मानसिक दोषों की चिकित्सा के लिए क्या है? धी धैर्य आत्म विज्ञान। ठीक, धी का मतलब क्या हो गया? आपका बुद्धि सही होना चाहिए। धैर्य मतलब आप धैर्य से व्यवहार करेंगे। ठीक, आत्मादि विज्ञान मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, कौन मेरा है, क्या बल है, कौन सी बीमारी है, कितने समय मुझे ठीक होगी, यानी कि आपको अपनी बीमारी के बारे में भी पता होना चाहिए। यानी अगर आप वैद्य होकर रोगी को बता रहे हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि अच्छे से उसको एजुकेट करिए उसकी बीमारी के बारे में, उसको धैर्य से व्यवहार करना है, पेशेंस से रहना है, ये समझाइए। और आत्मादि विज्ञान यानी कि उसके लिए क्या भला है क्या बुरा है आप उसको अच्छे से समझाइए। तो ये सारा विचार अगर हम करके रोगी को बताते हैं तो उसके लिए मानसिक दोष की चिकित्सा होती है। अगर हम स्वयं भी अपने लिए करना चाहते हैं कि मानसिक दोषों से हम पीड़ित ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? धी धैर्य आत्मादि विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, यानी बुद्धि सही रखनी चाहिए, धैर्य से व्यवहार करना चाहिए और आत्मा आदि और अपने लिए क्या उत्तम है उस पर विचार करना चाहिए। ठीक, ये याद रखिएगा। हाँ, अब इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। चिकित्सा के 4 पाद क्या हैं? तो सबसे पहले तो आपको श्लोक याद करना पड़ेगा। इस श्लोक में आप क्या याद करेंगे? भिषक द्रव्याण उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयाम। पाद का मतलब क्या होता है? विभाग या चरण, पैर बोलते हैं। तो कुर्सी के 4 पैर होते हैं, उसी प्रकार से समझिए 4 पार्ट होता है या 4 विभाग होता है कोई भी चिकित्सा कर्म की सिद्धि के लिए। तो भिषक क्या, वो चारों कौन से हैं? भिषक द्रव्याण उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयाम चिकित्सकीय निर्दिष्टम प्रत्येकम चतुर्गुणम। तो ये 4 बताए गए हैं, इनके प्रत्येक के 4-4 गुण होते हैं, प्रत्येक के 4-4 गुण होते हैं।
ठीक, तो ये मैं आगे इसके आगे के श्लोक में बताया जाएगा। अभी इतना समझिए आप, 4 पाद कौन से हुए। सबसे पहले क्या है, भीषक, जाहिर सी बात है, किसी अस्पताल की कल्पना करिए चिकित्सालय की, वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, चिकित्सक होगा। उसके बाद वहाँ द्रव्य, द्रव्य मतलब मेडिसिन होनी चाहिए, औषधियाँ होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या उपस्थित था, आपका नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। ठीक, परिचारक जिसको बोलते हैं, रोगी की जो देखभाल करेगा। और चौथे नंबर पे, चौथा मेन इंपॉर्टेंट है, वो है रोगी। ये तीनों रहेंगे, रोगी नहीं रहेगा, या तीनों में से कोई एक भी नहीं रहेगा तो आपकी चिकित्सा सफल नहीं होने वाली। ठीक, इसलिए क्या बोलते हैं कि चिकित्सा के टोटल 4 पाद होते हैं, भीषक, द्रव्याण, उपस्थाता, रोगी, पाद चतुष्टयाम, चिकित्सयम निर्दिष्टम, प्रत्येकम चतुर्गुण। अब प्रत्येकम चतुर्गुण हम देखते हैं, प्रत्येक के 4 गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है वैद्य के 4 गुण क्या हैं, या 4 लक्षण क्या हैं। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्टिकर्मा सूची भीषक। सबसे पहले दक्ष होना चाहिए, दक्ष मतलब वो स्किलफुल होना चाहिए चिकित्सक। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या है, तीर्थ, तीर्थ मतलब क्या है, आचार्य, आचार्य मतलब क्या है कि वह आयुर्वेद शास्त्र या जो भी चिकित्सा शास्त्र पढ़ रहा हो उसका उसे अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। ठीक, यानी कि स्किलफुल भी होना चाहिए और उसको पुस्तकीय ज्ञान भी होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, दृष्टिकर्मा, कई प्रकार की चिकित्सा विधियों को वह बार बार देखा हुआ हो। इससे क्या होता है, इसलिए इंटर्नशिप चलती है आप लोगों की, ताकि आपने जो कुछ पढ़ा है उसको आप अस्पताल में जाके देखें। जब वहाँ देखते हैं तो आप फिर दक्षता से तीर्थ होते हैं, तीर्थ के बाद दृष्टिकर्मा भी प्राप्त हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है चौथे नंबर पे, वह सूची, आपको आचरण आपका पवित्र होना चाहिए, शरीर और आचरण दोनों अच्छा होना चाहिए, यानी साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, साफ सुथरे अच्छे से रहिए। ठीक, ये वैद्य के 4 लक्षण। इसके बाद आता है औसत द्रव्य के 4 लक्षण। वो क्या कहलाता है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, बहुकल्प। बहुकल्प का मतलब होता है कि जिसके कई प्रकार के फॉर्मुलेशन बनाए जा सके। जैसे आपने रोगी को कहा कि आप जो है अपना एक औषधि मैं आपको दे रहा हूँ, उसको टैबलेट फॉर्म में ले लीजिएगा। पेशेंट बोले नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, टैबलेट नहीं खाता हूँ, तो आप उसको चूर्ण बना के दे दीजिए, उसको अवलेह बना, यानी औषध ऐसी हो कि वह कई प्रकार से जो है वह रोगी को दी जा सके, या उसका कई प्रकार का प्रिपरेशन बनाया जा सके। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, स्वरस दिया है, क्वाथ दिया है, फांट दिया, अवलेह, चूर्ण, तो ये सब इसके बारे में बाद में आप पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे स्वरस क्या होता है थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा, ये रस निकाल देना, क्वाथ में उसको पका देना, फांट मतलब उसको ठंडा करना, वो पानी में भिगो के रखना, फिर उसको सुबह मसल देना, जैसे सौंफ का लोग लेते हैं। ठीक, या चाय कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं, तो उस तरह का एग्जाम्पल है, मतलब जहाँ पे अग्नि का प्रयोग हो। अवलेह हो, अवलेह का मतलब क्या है, च्यवनप्राश वगैरह खाते हैं या चूर्ण कोई लेते हैं, तो कोई भी औषध है वो कई प्रकार से प्रयोग की जा सके। जैसे बालक को देना है, वृद्ध को देना है, महिला को देना है, या पुरुष को देना है, तो ऐसा नहीं कि आप सबके लिए 10 तरह के फॉर्मुलेशन रखेंगे। मेडिसिन एक ही हो, मल्टीपल फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट की जा सके, तो इसीलिए उसकी औषधि का गुण हो गया बहुकल्पम। जैसे गुरुची है, गुरुची का चूर्ण दे सकते हैं, गुरुची का सत्व दे सकते हैं, गुरुची की टैबलेट भी आती है, गुरुची का काढ़ा भी दे सकते हैं, गुरुची का अपना फांट बनाने का प्रयास करेंगे, फांट भी बन जाएगा, उसका अवलेह बनाना चाहेंगे तो अवलेह भी बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई औषधि इतनी संपन्न होनी चाहिए, कई प्रकार के फॉर्मुलेशन में जा सके। उसके बाद आता है आपका बहुगुण। बहुगुण मतलब सभी प्रकार के गुणों से संपन्न हो, वात पित्त कफ या जो भी आपका डिजायर हो उस दोष को समन करने में वो श्रेष्ठ रहे। तीसरे नंबर पे आता है संपन्न। संपन्न मतलब जैसे औषधियाँ जो है वह जिसमें पोटेंसी पूरी हो, ये नहीं कि अभी अध कच्चा है, पूरा पका नहीं है, मतलब तैयार करने में। क्योंकि औषधियाँ आयुर्वेद में क्या होती हैं कि वह जैसे कोई भी औषधि है तो वह अभी नई नहीं होगी, या अभी उसका बाल्यकाल में है, उसको कब ग्रहण करना है, जो सारी संपत्ति जो उसके गुणों की संपत्ति से जो युक्त हो, संपन्न, यानी सारी पोटेंसी उसके अंदर आ गई। ठीक है, अब जैसे एक बाल आम रहे, छोटा आम है, और जो पका हुआ आम है, तो दोनों गुणों में अंतर है। तो जो पूर्ण रूप से संपन्न हो उसको हमको प्रयोग करना चाहिए, अच्छे से जो तैयार हो गई। और चौथे नंबर पे क्या है, योग्य। योग्य मतलब वह उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो जिस रोगी को हम दे रहे हैं उसके लिए अनुकूल होना चाहिए। तो ये 4 लक्षण होते हैं, चारों अक्षर के श्लोक याद कर लीजिएगा, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। ठीक, देन आता है आपका परिचारक। परिचारक होता है चौथे नंबर पे दिया हुआ है। परिचारक यानी कि जो आपका नर्सिंग स्टाफ है, वो पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, अनुरक्त, शुचि, दक्ष,
बुद्धिमान परिचारिका। सबसे पहले तो अनुरक्त होना चाहिए, यानी रोगी से स्नेह करने वाला चाहिए। तो घर वाले भी जिसकी चिकित्सा जिसका सेवा नहीं कर सकते उसको परिचारक या नर्सिंग स्टाफ सेवा करता है उसका। तो अगर रोगी से स्नेह करने वाला नहीं होगा, रोगी ने वोमिट कर दिया, वो रोगी का वुंड है, उसमें कीड़े पड़े हैं या फिर उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर वो भी उससे घृणा करेगा जो उसका परिचारक होगा, तो फिर उसकी चिकित्सा कैसे होगी। तो ऐसा रोगी से स्नेह करने वाला होना चाहिए। और प्लस जो है सूची भी होना चाहिए, वह हाइजीन मेंटेन करे, साफ सफाई से रहने वाला हो, साफ सफाई से औषधि खिलाने वाला हो। तीसरे नंबर पे दक्ष होना बहुत जरूरी है। दक्ष होना जरूरी मतलब उसे भी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक, कि अगर वैद्य बोला कि आप उसका बीपी लीजिए, वो लीजिए, उसका रोगी की स्थिति बताइए, तो बता सके। और चौथे नंबर पे बुद्धिमान। बुद्धिमान मतलब क्योंकि भाई रोगी के पास तो वही है, तुरंत सूझबूझ वाला होना चाहिए, समझ बूझ करके कार्य करने वाला हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा एक क्वेश्चन आता है इसमें क्या कि वैद्य और परिचारक में किन गुणों में समानता है। तो वैद्य और परिचारक में क्या है, दोनों क्या होते हैं, दक्ष होने चाहिए और दोनों में शुचिता होनी चाहिए, ठीक। ये दो गुणों में समानता है और बाकी जो दो गुण हैं वह अलग है, ठीक। जैसे तीर्थ होना और दुष्कर्मा होना, ये वैद्य के लक्षण में आता है, ठीक। और याद करिएगा, याद क्या करना है, परिचारक और वैद्य में किन गुणों पे समानता है, कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो दक्ष होना और सूची होना, ठीक। चौथे नंबर पे आता है रोगी के लक्षण। तो रोगी है वो कैसा होना चाहिए, आढ़ रोगी विषगवस्यो ज्ञापक सत्यवान भी। तो रोगी जो है सबसे पहले तो आढ़ होना चाहिए। आढ़ मतलब धन जन से संपन्न हो। देखिए चिकित्सा करने जा रहे हैं उसमें खर्च होता है, तो चिकित्सा अब रोगी के पास धन ही ना हो तो कैसे खरीदेगा। जन मतलब आपने उसको बोला कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, आपको ये एक्सरसाइज करना है, ये इस तरह के रहना है, तो उसके पास लोग ही नहीं उसकी सेवा करने वाले, तो ऐसे में उसकी चिकित्सा कैसे होगी, संभव नहीं हो पाएगी, या चिकित्सा का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। तो आढ़ होना चाहिए, धन जन से संपन्न होना चाहिए। कोई औषधि आप बता रहे बोला मैं परचेज ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे कहाँ मिलेगा, अरेंज नहीं हो पाएगा, ठीक। दूसरे नंबर क्या है, भीषक वश्य। भीषक वश्य का मतलब होता है वैद्य की आज्ञा मान, ठीक। वैद्य की आज्ञा मानने वाला हो, पथ्य का सेवन कर। आपने बोला कि ये चीज़ आपको खानी है, जैसे मान लीजिए आप किसी को सर्दी जुकाम है, आपने बोला आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, वो आइसक्रीम खा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, उसकी वैद्य जी कितने भी अच्छे हों कभी ठीक नहीं होगा रोगी। तो ऐसे में क्या होगा कि रोगी जो है भीषक वश्य होना चाहिए, कि वैद्य की आज्ञा से चलने वाला होना चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या है, वैद्य जो है रोगी जो है ज्ञापक होना चाहिए। ज्ञापक मतलब अपने सुख दुख बता पाए, दवा से आराम हुआ नहीं आराम हुआ कैसा लग रहा है वो बताए। और चौथे नंबर पे क्या है, सत्ववान। अब घबराए नहीं, आपने कोई दवा दी, क्यों नहीं आराम हो रहा, क्यों नहीं आराम हो रहा, तो ऐसे रोगी की आप चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चिकित्सा जैसे मान लो किसी का ऑपरेशन ही होना, आपने बताया कि इसमें नॉर्मल नहीं हो सकता, या ऑपरेशन करना पड़े, तो ऐसे में वो पेशेंट घबरा जाए कि नहीं नहीं क्यों ऑपरेशन होगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आप उसकी चिकित्सा नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो आप ये चारों जो लक्षण हैं, ये यानी 16 लक्षण और ये 4 पाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसको आपको याद करना है। तो श्लोक याद कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, वैसे नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे इसमें, ठीक। अब आता है साध्यता असाध्यता के अनुसार व्याधियों के भेद। तो साध्यता असाध्यता, साध्य मतलब जिसकी चिकित्सा की जा सके, असाध्य मतलब जिसकी चिकित्सा न की जा सके, ठीक। तो अब देखो, साध्यो असाध्यो इति व्याधि द्विधा। साध्य और असाध्य से व्याधियां दो प्रकार की होती हैं। तो पुनः द्विधा, फिर से वह दो दो प्रकार की होती है, यानी फर्दर डिवाइड होती है। तो साध्य जो होगा कैसा होगा, सुख साध्यम कृष साध्य। जो साध्य होगा वो सुख साध्य भी हो सकता है और कृष साध्य हो सकता है। और जो असाध्य होगा पुनः दो प्रकार से डिवाइड होगा, याप्य या अनुपक्रमम, याप्यो यश अनुपक्रमा। तो ये श्लोक याद कर लीजिएगा, ठीक। अब आता है देखिए, इसका मीनिंग आपको बता दे रहा हूँ। जो साध्य होगा असाध्य होगा, इस प्रकार से दो भेद होंगे। साध्य के पुनः दो भेद हो जाएंगे, सुख साध्य और कृष्ण साध्य, ठीक। कृष्ण साध्य में कष्ट से साध्य। इसके बाद असाध्य के पुनः भेद होंगे, याप्य होगा और अनुपक्रम होगा। तो ये दोनों शब्द बार बार आते हैं, इसको याद करके। याप्य मतलब होता है कुछ दिन चिकित्सा के द्वारा चलाने योग्य, ठीक। जैसे डायबिटीज वगैरह हो गया है तो आप बोल देंगे कि आप थोड़ा परहेज रखेंगे तो आप सही रहेंगे, ठीक। भाई शुगर वगैरह नहीं खाएंगे तो आपका मधुमेह जो है कंट्रोल रहेगा। अनुपक्रम क्या होता है, जो चिकित्सा के अयोग्य होता है। तो जैसे कैंसर वगैरह हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, फिर भी रोगी को तो दिक्कत है, तो आप बता दीजिए कि भाई आप चिकित्सा, आपका रोग कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हम इसके लिए जो भी लक्षण आ रहे हैं उनका मैनेजमेंट हम करेंगे। यानी कि आप उसको प्रति आख्य, यानी पहले ही बता करके तब चिकित्सा करें, ठीक। अब आता है सुख साध्य रोग के लक्षण। आखिर सुख साध्य कौन होंगे, तो सुख साध्य वो होंगे, देखिए ऊपर ये सब दिया हुआ है
इसकी श्लोक नहीं याद करेंगे तो भी काम चलेगा, आप उसको समझ लीजिए। सर्वे औषधम क्षमे देहे यूनः पुंसो जितात्मनः अमार्गो अल्पे हेत्व अग्ररूपो अनुपद्रव। ठीक। अतुल्य दोष दुष्य ऋतु प्रकृति पाद संपत्ति ग्रहे अस्व अनुगुणेस्व दोष एक दोष मार्गो नव सुखा। यानी कि देखिए, सर्व औषध क्षमे, किसी जिस प्रकार रोगी का शरीर सभी चिकित्सा विधियों को सहन करने के योग्य हो, ऐसा शरीर हो। अब कोई बहुत जरा में होगा, ओल्ड एज में होगा, बहुत सारी चिकित्सा विधियां उन पर सफल नहीं हो पाती। ठीक। तो दूसरे नंबर पे क्या है, यूना। यूना मतलब क्या होता है, युवक हो। ठीक, यंग एज का हो। क्या हो, यंग एज का हो। उसके बाद क्या है, पुंसो, यंग पुंसो जितात्मना, जो जितेंद्रिय हो, यानी इंद्रियां जिसके कंट्रोल में हो। ठीक, जिस रोग का किसी, अच्छा, अमार्गो अल्प हेत्वत्व अग्र रूपो अनुपद्रव, रोग किसी मर्मस्थल पे न हुआ हो, उसका कारण और पूर्व जो थोड़े और असामान्य हो, मतलब सामान्य हो, उग्र हुए ना हो। ठीक। अनुपद्रव, अनुपद्रव मतलब कोई उपद्रव पैदा न हुआ हो। अतुल्य दोष्य देश ऋतु प्रकृति, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसको हम आपको समझाएंगे। इसमें क्या है कि जिसमें दूष्य देश ऋतु और प्रकृति एक समान ना हो। इसका एग्जाम्पल ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका दूष्य क्या है, यहाँ पे रक्त है। ठीक, और दोष कौन सा है, पित्त हो। देश कौन सा हो, उष्ण देश हो। ऋतु कौन सी, शरद ऋतु हो। प्रकृति क्या हो, पित्त प्रकृति हो। जब ये सब एक साथ मिल जाएंगे तो सब क्या होगा, उस समय जो रोग उत्पन्न होगा वो कभी ठीक नहीं होगा। तो जो इसमें कोई समानता नहीं होनी चाहिए, अगर समानता नहीं होगी तो वह क्या हो जाएगा, रोग ठीक करने में आसानी होगी। ठीक। और पाद संपत्ति, पाद संपत्ति मतलब जो चारों गुण हमको बता रखे हैं चतुर्गुणम वाला, तो वह चारों पाद संपन्न हो, यानी वैद्य अच्छा हो, औषधि अच्छा हो, परिचारक अच्छा हो, रोगी भी आढ़ रोगी हो। ठीक। ग्रह आदि का भी कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में चलता है, तो ग्रह आदि सूर्य चंद्र सब अनुकूल हो और एक मार्गी हो। दोष की कैसा हो, एक मार्गी हो। ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है रक्तपित्त ऊर्ध्व में साध्य है। ठीक, अधो वाला साध्य है। कहना तो एक मार्गी होगा तो व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। और नव सुख, नव सुखा मतलब रोग जो है बिल्कुल नया हो, यानी क्रोनिक ना हुआ हो, तो ऐसा रोगी मिलेगा तो वह सुख साध्य रोग होगा। ठीक। अब आगे देखिए, कष्ट साध्य के लक्षण क्या होगा, शस्त्रादि साधम कृच्छम संकरे च गतो ततो गदा। कष्ट से ठीक होने वाला है। कष्ट साध्य वे रोग हैं जिनमें शस्त्र, क्षार, अग्नि, कर्म, विष का प्रयोग किया जाएगा। ये चिकित्सा विधियां कठिन होती हैं, चिकित्सा करते समय रोगी को थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन रोग ठीक हो जाता है, तो कष्ट से साध्य होता है। ठीक। इसके बाद क्या है, अब आता है असाध्य रोग में। तो असाध्य में सबसे पहले क्या है, याप्य। तो याप्य क्या है, शेषत्वाद आयुषो याप्य पथ्य अभ्यासम विपर्य, यानी कि आयु तो आपकी शेष है। ठीक, आयु शेष होने के कारण अगर आप पथ्य का सेवन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मधुमेह है या हाइपरटेंशन हो गया, तो उसमें क्या है कि आप पथ्य से रहेंगे, डेली दवा खाते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब तक आपकी आयु है तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। इसको हम बोलते हैं याप्य। फिर आता है प्रत्याख्य। प्रत्याख्य मतलब जिसमें आख्य पहले ही बता दिया कि नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता, ये असाध्य का कैटेगरी है। अनुपक्रमम, अनुपक्रम जिसका उपक्रम न हो, जिसकी चिकित्सा न हो। एव सास्थित्वम अत्यंत विपर्य असुख्यम अमोहरति कृतम दृष्ट अरिष्टो अच्छनासना। कहने का अर्थ है कि अनुपक्रम कहते हैं, अनुपक्रम जिसका जो है वह कोई चिकित्सा न की जा सके, और सुख साध्य के जो 8-10 लक्षण बताए गए उन लक्षणों के पूरा विपरीत हो। पूरा विपरीत होने का मतलब क्या है, रोगी जो है बहुत पुराना, बहुत आयु का हो, रोग बहुत पुराना हो, देश ऋतु काल जो है वो सब एक ही हो। ठीक है। और जो असुख्य मोह अरति, बेचैनी के लक्षणों को उत्पन्न, असुख्य मोह अरति इसको उत्पन्न करने वाला हो, और जिसमें अरिष्ट लक्षण दिखाई दे। अरिष्ट लक्षण क्या होता है, यह आपको अरिष्ट स्थान में बताया जाएगा। अरिष्ट लक्षण वो होते हैं जिन लक्षणों को आने के बाद ये समझिए कि उसका मृत्यु निश्चित है। तो नियत मरणम लक्षणम अरिष्ट लक्षणम, तो ऐसे लक्षण जिसको देख के आप बता सकते हैं कि अब जैसे पेशेंट आया गैस्पिंग में कंडीशन में है, तो ऐसे कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि पेशेंट जो है ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। ठीक, तो ये सारे लक्षण आते हैं, तो प्रत्याख्य हैं, इनकी चिकित्सा आप न करिए, और कर रहे हैं तो उनको बता दीजिए। ठीक। अच्छा, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है त्याज्य रोगी, यानी कि चिकित्सक
सभी की चिकित्सा तो कर नहीं सकता, तो किसकी चिकित्सा उसको नहीं करनी चाहिए। तो ये देखिए, त्यजेत आर्ता भिषकम उपदिष्टम तेसाम द्विषम विद्विषम हीन उपकरणम व्यग्र विधेय गतायुषम चंड शोकातुरम भीरु कृतकनम वैद्यमानी। तो कुछ बहुत अच्छा है टॉपिक है ये, इसको याद रखिएगा, पढ़िएगा। इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले त्यजेत आर्ता, ऐसे रोगी को छोड़ देना। किसको? पहला, भीषगम उपदिष्ट द्विष्टम, जिससे राजा या महाजन द्वेष करता हो, ठीक, या फिर तेसाम द्विषम द्विषम, यानी कि स्वयं का भी द्वेषी हो, ठीक, यानी खुद से उसको नफरत हो, जीना नहीं चाहता, इलाज नहीं कराना चाहता। और राजा यानी कि जैसे कोई अपराधी है तो वो उस सरकार के लिए क्या है, वो रोगी है, मतलब वो उस एक तरीके का उसके लिए तो वांटेड है। आप उसकी चिकित्सा कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर आया जो राजाओं से द्वेष करता हो, ये भी वही बात है। वैद्य से द्वेष करता हो, वैद्य से भी द्वेष करता हो, ठीक, जिसके पास चिकित्सा के उपयोगी साधन न हो, यानी हीन उपकरण हो, उसके पास चिकित्सा के कोई साधन ही नहीं। व्यग्रम, जो व्यग्र हो, यानी चिकित्सा कराने में सक्रिय न हो, इधर उधर भटकता रहता हो। सक्रिय मतलब आज आपको दिखाया, कल किसी और को दिखाया, आप कुछ बता रहे हैं, आपसे कुछ पूछ के यार फिर दूसरे डॉक्टर के पास चला जा रहा, तो ऐसे रोगी की चिकित्सा करेंगे तो अपयश आपको प्राप्त होगा। उसके नाम में क्या दिया? गतायुषा, ठीक। अच्छा, व्यग्रम अविधेय, यानी विधान, रोगी का जो जो डॉक्टर ने उसको समझाया है उसके अनुसार वह न चलता हो, बात ही न मानता हो, ठीक, जो नहीं खाना वही खाता हो। उसके बाद क्या है? गतायुषम, गतायुषम जिसका आयु खत्म हो चुकी है। तो ऐसे व्यक्ति की आप चिकित्सा करेंगे तो अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा और वो आपकी चिकित्सा के दौरान मृत्यु को प्राप्त होगा, तो आपको अपयश मिलेगा। इसके अलावा देखिए दिया, बड़ा अच्छा दिया, चंड। चंड मतलब ऐसा रोगी जो बहुत क्रोधी हो, डॉक्टर से झगड़ा करने पर उतारू हो, तो उसकी चिकित्सा मत करिए भैया, ठीक। शोकातुर, शोकातुर मतलब क्या होगा कि बहुत दुखी है, एकदम डिप्रेस्ड है, आप उसको चिकित्सा बताएंगे ऐसे ऐसे रहना, वो इतना दुखी है कि उसमें उसका मन ही नहीं है करने का। एक दो दिन फॉलो करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर आके बोलेगा कि आराम नहीं हुआ तो बेकार है। उसके नाम है क्या है? भीरू। भीरू मतलब जो डरपोक हो, यानी पंचकर्म बोले हैं नहीं कराएगा, ऑपरेशन कोई बताया नहीं कराएगा, तो अग्निकर्म बता रहे नहीं कराएगा, तो ऐसे लोगों की चिकित्सा आप कैसे करेंगे? तो नहीं करना। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब जो दूसरे के उपकार को न मानता हो, यानी यहाँ पे वैद्य के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे आप उसको सही सलाह दे रहे हैं लेकिन वो उसके उल्टा अर्थ निकाल रहा है। और सबसे लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो वैद्यमानी, ठीक, लेकिन वैद्यमानी मतलब खुद को ही वैद्य समझता हो, ऐसा रोगी जो खुद को ही डॉक्टर समझता हो, उसकी चिकित्सा ना करें। आप दवा दे रहे हैं, अरे ये तो मैं खा चुका हूँ, इसको तो मैं जानता हूँ, अरे ये तो बहुत खाया हूँ, तो ऐसे रोगी की चिकित्सा ना करें जो खुद को ही वैद्य समझता हो या खुद को ही डॉक्टर समझता हो, उसको छोड़ दीजिए। ये त्याज्य रोगी हैं, तो इसमें इस लोग भी याद कर सकते हैं, नहीं भी याद है तो क्रम से 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम लोगों ने एक अध्याय संग्रह, इसके बाद टॉपिक है, यानी कि अष्टांग हृदय में कितने तंत्र, कितने कितने चैप्टर कहाँ कहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम इसमें केवल ज़्यादा तक नहीं याद करना, हमको सूत्र स्थान के जो 12 चैप्टर पढ़ने हैं, तो 12 चैप्टर का नाम याद करिएगा। बस इतना भी याद कर लीजिए कि सूत्र स्थान में कितने चैप्टर होते हैं, टोटल 30 चैप्टर होते हैं, ठीक। इसके बाद शारीर स्थान में आएंगे, शारीर स्थान में कुल कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर बताए गए, ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद निदान स्थान में आएंगे, निदान स्थान में कुल कितने चैप्टर होते हैं? तो कुल कितने हैं? 16 चैप्टर हैं, ठीक। इसके बाद चिकित्सा में आएंगे, चिकित्सा में कितने कुल चैप्टर हैं? आपके 22 चैप्टर हैं, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद आता है कल्प में, कल्प में कितने चैप्टर हैं? कुल 6 चैप्टर हैं। बस चैप्टर्स की संख्या याद करिएगा, अभी फिलहाल इतना पर्याप्त है। फिर इसमें उत्तर तंत्र आता है, उत्तर तंत्र में कुल कितने चैप्टर हैं? वो हैं आपके 40, कुल 40 चैप्टर हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, उत्तर तंत्र में ही रसायन बाजीकरण का वर्णन किया हुआ है, तो कभी कोई पूछा हुआ है तो ये याद करिएगा। तो यहाँ पे आपका एक समझ में आ गया होगा कि अष्टांग हृदय में कुल 6 स्थान होते हैं, 120 चैप्टर होता है, सुनी सच को करके हम लोग याद करते थे, सूत्र, शारीर, निदान, चिकित्सा, कल्प और उत्तर तंत्र, 6 स्थानों में विभाजित किया गया है। पूरी संहिता का स्वरूप है, जिसका हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है। अब अगला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो आपका सेकेंड चैप्टर है दिनचर्या, द्वितीय अध्याय में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक चैनल में दिया गया कंटेंट समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।